आइए आपको पहले एक कहानी बताते हैं और उसके बाद आपको हकीकत बताते हैं। कहानी के लिए आप ये हेडलाइन पढ़ लें। चीनी आटा बहरान पर बड़ा एक्शन, जहांगीर तरीन फारिग, अब्दुल रज़ाक दाऊद की 2 ओहदों से छुट्टी, खुसरो बख्तियार की वजारत तब्दील, वजीर खुराक पंजाब समीउल्लाह मुस्ताफी, 3 सरकारी अफसर हटा दिए गए, मुशीर इस्टेब्लिशमेंट शहजाद अरबाब भी फारिग। ये तो हो गई कहानी। अब हम आपको हकीकत बताते हैं। हकीकत यह है, जहांगीर तरीन फारिग, जहांगीर तरीन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता कि आप उनको एक ऐसा ओहदा जो उनके पास होना भी नहीं चाहिए था, जिसका ना कोई वजन है और ना जिसके जरिए वो ताकत एक्सरसाइज करते थे, वो आप नाम नियाद ओहदा मेंबरशिप उनसे ले लें। आप पब्लिकली तो उनका तवा तो लगा सकते हैं, लेकिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आपने एक इंटरव्यू के अंदर, जो इंतहाई मीठा इंटरव्यू था, जहांगीर तरीन साहब के आपने तमतराक देख लिए। वो कहते हैं मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, मेरे पास अपने काम करने को बहुत है। तो जहांगीर तरीन फारिग कोई फर्क नहीं पड़ा। खुसरो बख्तियार को एक मिनिस्ट्री से आपने निकाला और दूसरी उतनी ही अहम मिनिस्ट्री उनको दे दी। खुसरो बख्तियार की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। रज़ाक दाऊद साहब पहले 3 मिनिस्ट्रियों पर विराजमान थे, अब आप में से उन्होंने 2 मिनिस्ट्रीज उनसे ले ली हैं। एक मिनिस्ट्री अभी भी उनके पास है, काबीना उनके पास है, झंडा उनके पास है, सीट उनके पास है, कैबिनेट के अंदर पोस्ट उनके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुशीर है उनको वैसे ही मशावरत की जो सहूलत मुहैया की गई थी, वो एक इजाफी सहूलत थी, ना कोई क्वालिफिकेशन थी, ना कुछ। किसने कितनी मरतबा जी हजूरी की और सलाम किया और आदाब बजा लाया, उसकी बुनियाद पर मुशीर बना दिया गया था। अब मुशीर ओहदा फारिग हो गए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरोक्रेट्स को आपने तब्दील कर दिया, ब्यूरोक्रेट्स की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हर ब्यूरोक्रेट जब भी CSS का इम्तिहान देता है या पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देता है, तो उसके जहन के अंदर होता है अपनी तमाम रवायात के पेश नज़र के इस 30, 32 या 35 साल के कैरियर के अंदर अगर एक्सटेंशन मिलती रहें तो 6, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे होंगे जब मैं OSD बनाया गया हूँगा, तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने जो काम करना था उन्होंने कर दिया। तो जितना बड़ा एक्शन आपको बताया जा रहा है, ये तमाम फर्जी है। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि क्या जिन लोगों ने अरबों रुपए की करप्शन की है, जिनके ऊपर कमेटी की रिपोर्ट्स सामने लाई गई हैं, जिसके ऊपर सब लोग कह रहे हैं जी कि वाह वाह जबरदस्त आपने काम किया, उनको आप पकड़ सकते हैं? ये मैं आपको बता दूं, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, शमीम और वो तमाम लोग जिन्होंने यह सब्सिडीज ली हैं या जिन्होंने हुकूमत की पॉलिसी से फायदा उठाते हुए प्राइस एस्केलेशन के जरिए एक्सेस प्रॉफिट्स लिए हैं, आप उनको किसी तौर पे हाथ नहीं लगा सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है, बुनियादी वजह यह है कि जब आपने एक ऐसी मुवाफिक पॉलिसी बना दी जिसके जरिए ये तमाम के तमाम लोग मुस्तफीद हो रहे थे, तो वो तो कंधे उचका सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि हम कोई इस धंधे के अंदर हातम ताई बनने के लिए तो नहीं आए, ना ही हम मदर टेरेसा है, ना ही अब्दुल सत्तार ईदी हैं। भाई हम पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो अगर आपने मार्केट खुद ही डिस्टॉर्ट कर दी है अपनी पॉलिसी के जरिए, तो हम इसमें से पैसे बना रहे हैं, तो इसमें हर्ज किया, कौन पैसा नहीं बना रहा? यही आर्गुमेंट कल जहांगीर तरीन ने उस इंटरव्यू के अंदर किया। उन्होंने कहा जी कि मैं 20% शेयर होल्डर हूं, 74 और भी मिले हैं, उनसे भी आप पूछें, ये मार्केट ऐसे ही काम करती है। दूसरी बात, शुगर इंडस्ट्री के शेयर होल्डर्स की अगर आप लिस्ट उठा के देखें, सिर्फ ओनर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, शेयर होल्डर्स की अगर आप लिस्ट उठा के देखें, तो आपकी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाएंगी और आपके सर के बाल खड़े हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। उसके अंदर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल एलीट शेयर होल्डर है। तो ये जितना खापा मारा जा रहा था पॉलिसी के जरिए, ये खापा उन तमाम शेयर होल्डर्स के फवायद के अंदर तब्दील हो रहा था, लिहाजा कोई किसी को हाथ नहीं लगाने वाला। तीसरी बात, इस इंडस्ट्री के अंदर बैंकों के बिलियंस ऑफ रुपीज जो है वो फंसे हुए हैं और बैंकिंग सेक्टर जो है वो शुगर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करता है। और क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्शन होनी है, आपके सामने प्रोसेसिंग होनी है, आपके सामने सेल होनी है, कोई कहीं भागा नहीं जा रहा, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बैंक्स ने अपने एक एक टेलीफोन कॉल के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज का कर्जा दे देते हैं। आप उठा के तो देखें इन लोगों का क्लाउड क्या, बैंकर इनके पीछे पीछे भागते हैं। जो बैंकर आपके लिए दरवाजा नहीं खोलते, वो इनके पीछे पीछे भागते हैं और एक फोन के ऊपर इनके हरकारों को बिलियंस ऑफ रुपए के कर्जे यूं फराहम कर देते हैं। तो फिर आप क्या तमाम बैंकिंग सेक्टर का पैसा डबो देंगे? चौथी जो फैक्टर है उसको भी ज़हन में रखें। चौथी फैक्टर ये है कि जो ग्रोअर है और जो तमाम नेटवर्क है ज़राअत का, कॉटन तो आपने फारिग कर दिया, अब ग्रोअर का इंटरेस्ट जो है आपने इस तमाम
इंडस्ट्री के साथ आपने मुंसलिक कर दिया, वो तबाह हो जाएगा। तो आप अगर एक धागा खींचेंगे तो तमाम की तमाम इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, बैंकिंग सेक्टर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और ये बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने ये धागा खींचने देना ही नहीं है। लिहाजा आप एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो तब्दील करके दूसरे मिनिस्टर की तरफ ले जाएं, एक बंदे को ओएसडी बना दें, 3 बंदों को नए को रख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जो मर्जी कर लें, इस तमाम कज़िये के अंदर वो जो बेनिफिशरीज हैं उनको हाथ लगाना आपके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि आपने माहौल ही ऐसा क्रिएट कर दिया, उनको सहूलत ही ऐसी मुहैया की है, पॉलिसी के जरिए आपने उनको अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया है। अब होगा क्या, क्या इसके अंदर से कोई एहतसाब का पहलू निकलेगा? अगर ये केस नैब के अंदर जाता है तो नैब का कोई बहुत ही जीरक किस्म का प्रोसिक्यूटर या लॉयर या कोई ऐसा बंदा जो नैब को असिस्ट करता हो, या कोई ऐसा बंदा जो क्रिमिनल लॉ को, क्रिमिनल ऑफेंसेस को डील करता हो, वो एक चीज़ देखेगा, वो देखेगा कि पिछले 5-6 सालों के अंदर एहतसाब जो है वो किस बुनियाद पर होता है। एक इस्तेलाह बार बार इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। शायद खाकान अब्बासी ने ठेका दिया, उसके ऊपर काबीना का फैसला हुआ, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। फवाद हसन फवाद ने एक प्रोजेक्ट किया, जो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, फाइल के ऊपर नोटिंग की, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। ऐसे प्रोजेक्ट जो कभी लाइट ऑफ द डे जिन्होंने देखा ही नहीं, जो कभी जिसके अंदर रियासत का एक धेला नहीं लगा, लेकिन चूंकि आपने मुमकिना तौर पर उन प्रोजेक्ट्स को डिले करके रियासत को मुमकिना तौर पर इतना नुकसान पहुंचाया, एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। तो एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जिसके नतीजे में नंबर 1 किसी को फ़ायदा पहुंचा हो जो कानूनी ना हो, और नंबर 2 रियासत, हुकूमत और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा हो, ये एक फेवरेट टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती रहती। अगर इस तमाम कज़िये में से किस्से में से कोई एक केस बनता है तो वो एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी का है। कल जहांगीर तरीन ने बड़े वाज़ेह अंदाज से उस इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि भाई आपने ये तमाम सवाल जो मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल आप उनसे पूछें जिन्होंने फैसले किए हैं। तो फैसले हुए हैं बुनियादी तौर पर 2 लेवल के ऊपर, एक ईसीसी की तरफ से जिसको फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब उस वक्त हेड कर रहे थे, और उसके बाद मोहतरम शेख साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कुछ अरसे वो पॉलिसी जारी रखी, और ईसीसी के बाद ये फैसले गए काबीना के अंदर, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल तौर पर ओन किया और इंडोर्स किया। अगर शायद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम के तमाम लोग अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए फैसले करके एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की जद में आ सकते हैं, तो वो फैसले जो शुगर और वीट के हवाले से डेफिशिएंट मार्केट के अंदर किए गए और बाज़ लोगों को उससे बेशबहा फ़ायदा हुआ और लाखों करोड़ों लोगों की जेबों में से वो पैसे गए, क्या एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी के ज़ुमरे में नहीं आते? असल जो किस्सा है वो शुगर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है। असल किस्सा वो है जिसके ऊपर ये रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोश है कि मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर फैसला साजी किसने की। अब जो बक है जिसको कहते हैं वो कहाँ पे रुकता है, जो जिम्मेदारी है उसका तयन कहाँ पे होता है, इसके लिए आपको कानून की किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का वो साउंड बाइट आपको सुनवा देता हूँ जो पिछले दिनों एक मीडिया इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने पब्लिकली किया, और इसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि तमाम जिम्मेदारी का महवर इमरान खान के अपनी ज़ुबान में कौन है। जो भी फैसला है जिम्मेदार मैं हूँ, और मैं जिम्मेदार ऐसे हूँ कि कोई फैसला मेरे पूछे बगैर नहीं होता, डिबेट किए बगैर नहीं होता। अगर मुझे बाहर से ओपिनियन लेना पड़े मैं बाहर से ओपिनियन लेता हूँ। वो लोगों को मैं बुला लेता हूँ जो कि पाकिस्तान के अपने इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात करता हूँ। 1-2 दफ़ा हमने बाहर पाकिस्तानी जो अमेरिका में बैठे हुए उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर राय। प्लीज़ एक चीज़ याद रखें कि ये कोई ऐसी चीज़ फैसला नहीं जो मैं नहीं करता।